फर्टिलाइजर एक्सट्रैक्ट बनाना है तो जो सेव निकालने वाला संचा आता है, पीतल बाडी ले आए बढ़वा से, 400-500 रुपये में मिल जाएगा। और उसमें क्या है कि वो जो गोबर है उसको प्रेस करके देख लें, वो लिक्विड क्या अच्छा सा बन जाता है मोटा सा। अगर मोटा सा लिक्विड बन जाता है तो यह एक फार्मूला बन जाएगा। और गोबर की खाद, ठीक है, दोनों को मिला के उसको फर्मेंटेशन करके, और कम से कम आपका जो है 30 बोरी, तो 30 बोरी का मतलब कि 30 ड्रम, 3,000, 3 टन बन जाएगा। अगर 100-100 3 टन भी अगर बेच लेते हो आप, और दूसरों से कलेक्ट कर लो पपीता में फर्टिलाइजर, तो ये करीबन 3 टन, 30 टन, और 30 टन बन सकता है। तो 1 किलो की वैल्यू अगर मान लो कि 500 या 800 रुपये हो, 1000 रुपये, तो 1 कुंटल की आपकी 1 लाख, तो 1 टन की 10 लाख, तो 3 टन की 30 लाख, 30 लाख का तो आपके पास ही मीटर पड़ा, और बाकी दूसरे। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया सल्फर और ये मिला के ना सबका एक फार्मूला बन सकता है, ठीक है ना। तो ये देखें करके, ठीक। तो ये कि ये मतलब कि सारी कंपनी से अलग एक न्यूट्रिशन फार्मूला बन जाएगा। 40 ml 50 ml में 60 ml कर दो, 15 टन की 60 ml, 60 रुपये पर टन की, और डोज ऐसा कि उस पर असर दिखे फसल पे। कोई बाहर भोजन करता है तो और एनर्जी इज इक्वल टू मनी। तो जैसे कि केला हुआ, आपका सेव फल हुआ, आपका अंगूर हुआ, पपीता हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, टमाटर हुआ, ये खाएगा तो उसको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा जितना वो काम करके एक दिन में जो खाएगा, एक दिन में उसको पे कर सकता है। अब इसी प्रकार यानी कि 1 साल जो खाएगा वो एक साल की मेहनत में हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर वो पैकिंग का खाता है किसी कंपनी का, ब्रांड का, तो यही 3 गुना हो जाएगा, यानी 1 साल खाएगा और 3 साल गुलामी करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार किसी वैल्यू एडेड बहुत ज्यादा हाई उसको खाता है, जैसे कि चिप्स हुआ और ये हुआ, लेस और ये, तो वो करीबन करीबन 10 गुना 1 साल कमाए, 10 साल कमाएगा और 1 साल खा के उससे काम चलाएगा। तो यहाँ तक प्रोडक्ट है, जैसे कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, तो बहुत में कुछ क्या, बहुत लो एनर्जी है और हाई उससे पैसा यूज ले रहे हैं। शराब हुआ, सिगरेट हुआ, तो ये क्या है कि जितनी एनर्जी क्रिएट हो नहीं रही और उसमें उससे ज्यादा पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे जाके इंसान फंसता है। जैसे प्याज और मिर्ची लाता है तो ज्यादा महंगा पड़ता है, लहसुन लाता है तो मतलब उसे 2 साल काम करना पड़ेगा इतना। अगर होलसेल खरीद ले तो उसको 1 साल ही काम करना पड़ेगा, या 10-15%, 20%, 15% ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ये चीजें खरीद के। तो वो जो काम करेगा वहाँ एग्जस्ट हो जाएगा। पर ऐसी चीजें जो कि हाई वैल्यू उनमें क्रिएट कर देते, टमाटो सॉस हुआ, गरम मसाले अलग तरीके से, अलग अलग ब्रांड के अलग होते हैं, तो इसमें 1 साल काम, 3 साल काम करो, 1 साल उस चीज का उपयोग करो। तो ऐसे फंसते हैं धीरे 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 धीरे, 10-15 साल करते हैं, 30 साल के लिए फंस जाते हैं। अब 10 साल हमने यूज किया, 30-40 साल काम करो, तो उससे बचना है। आप कहाँ खड़े हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट का चयन करें। तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट बना के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बता सकते हैं। तो बहुत सारे जो जो प्रोडक्ट हैं, किराना के हुए, कपड़ों के हुए, जूतों के हुए, जो भी मोटरसाइकिल, बाइक, कार, तो उस पे ये कर सकते हैं। जी चाय फट गई, इसमें अदरक डाली ये वाली, जहाँ पर बैक्टीरिया साफ है, इसमें ना तो एसिड चलाया है ना कुछ चलाया, पर चाय फट गई दूध में। इसको किया क्या था कि पहले दूध डाल दिया, गर्म कर लिया और इस पे रख दिया, और मैं एनिमा लेके थोड़ी देर में उनके चाय पियेंगे। ये तो 5-10 मिनट में लेटा यहाँ पर खाटिया पे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ये, जिसका 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर था, 42-45 होगा, तो इसको रख दिया। फिर 10 मिनट बाद इसको किया तो ये फट गई। 10 मिनट में आया जब तक फटी हुई थी ये, तो मतलब कि इसमें बैक्टीरिया अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। इसमें मिल्क में ये अपना असर दिखाते हैं। मतलब एनपीके कंसोटिया हो, आपका जीवामृत हो, या टेस्ट करना हो, आपका ऑर्गेनिक टेस्ट करना हो, तो इसका उपयोग कर सकते हैं इस दूध का, ठीक है। दूध में इसे डाल के देखें वो, या उस खेत की मिट्टी डाल के देखें, तो 10 मिनट के भीतर ये उसको दूध को फाड़ देगी वो मिट्टी। और फिर वो केमिकल वाले टेस्ट कर लें कि वो फाड़ती है कि नहीं फाड़ती है। अगर ये फट जाता है, और ये तो अदरक उस मिट्टी में दबा ले, वहाँ की मिट्टी ले आए, 2-4-6 दिन रखें, उसके बाद इसको ये देख लें तो बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया काम अच्छे खासे
ग्रोथ में है इस अदरक और इसमें। अभी शरीर के लिए तो जब हमें आदत हो गई तो ये चल जाएगा कि नहीं, पर ये इसको टेस्ट के लिए हो सकता है और ऑर्गेनिक है कि नहीं, और पूरे देश पूरी दुनिया में ये एक आपका एक एजुकेशन या एक टेस्ट हो सकता है। और इसको फार्मूला बना के इसकी टेस्ट भी दूसरे तरीके से की जा सकती है। यानी बहुत सारी कंपनियों, ऑर्गेनिक कंपनियों को ये फार्मूला काम आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। जिस भी ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड स्प्रे किया तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम कितनी है, जैसे भारत का 130 132वां नंबर 20वां नंबर है, तो उसके ऊपर जितने देश हैं तो उनकी पर कैपिटा 1.5 लाख USD डॉलर है, और भारत की 2800 से 3000 मान लो USD डॉलर है। 80 82 85 रुपए जो भी वैल्यू है डॉलर की, तो उसकी वैल्यू प्लस भारत की वैल्यू, यानी उसके और दूसरा कैलकुलेशन देखें कि आपके भारत का रुपया उसके रुपये की तुलना में कितना कमजोर है, डिवाइड कर दे वो कितना मजबूत है। मालूम पड़ा कि भाई USD डॉलर नहीं, उस देश की जैसे कि 1,48,000 है और वो USD डॉलर के मुकाबले 10 गुना 12 गुना है, या इंडिया के रुपये से 10 गुना या 50 गुना है, तो डिवाइडेड 50, ठीक है, और डिवाइडेड 30 है तो 30, तो 3:1, यानी भारत की योग्यता बढ़ाने की 3 गुना अभी जरूरत है। यानी भारत के जो लोगों की अभी आय है उसका 3 गुना तक और की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करें, उसकी महंगाई दर, और उसके तो ये निकल आएगा। तो सीधा सा फार्मूला है कि उसके कितनी है, 1.5 लाख USD डॉलर, ठीक है। भारत की है 3000, तो 3000 की वैल्यू डॉलर में क्या है, और उसकी 1.5 लाख की उस करेंसी की, उस देश की क्या वैल्यू है, उस पे पता चल जाएगा कि भारत में डॉलर स्पष्ट ही है ना 80 गुना, तो डॉलर में उस देश की वैल्यू, वो वैल्यू निकल रही है ना, तो ये स्पष्टता है कितने गुना है, 50 गुना कम है उस देश से या 40 गुना कम है, तो ये पता क्यों डॉलर में आ रहा ना, उस देश की वैल्यू डॉलर में आया गया हो जाएगी। अब उस करेंसी को, वहाँ की लोकल करेंसी को कंपेयर कर सकते हैं इंडियन रुपीज से, इंडियन रुपीज से कर सकते हो। बाकी ये तो कैलकुलेशन हो गया कितने गुना है, और उसमें भी भारत ये अमेरिका से कंपेयर हो रहा सब देशों का। अब पर्टिकुलर कुछ देशों से कंपेयर करना है तो वहाँ की करेंसी को डॉलर से वो कर ले कंपेयर कि कितने डॉलर आएंगे, 10 रुपए में कितने डॉलर आएंगे, 20 रुपए में कितने डॉलर आएंगे, उस हिसाब से वो काउंट हो जाएगी उस देश की वैल्यू। किसी फसल में बहुत ज्यादा ऊपर भाव चले गए तो इस स्थिति में सरकार को कैसे पता चलता है कि यहाँ पैसे की कमी हो गई, किसानों के पास पैसे की कमी हो गई, तो उसको पता चल जाता है कि डिमांड और सप्लाई का कर्व गड़बड़ा गया, तो वो उतना फिर इंपोर्ट करके बैलेंस करते हैं। कोई प्याज बाहर से बुलाएंगे, इतने में जाके वो प्राइस कहाँ थमता है और इतने में जनता सेटिस्फेक्शन है क्या, तो फिर उस प्राइस को बैलेंस करते हैं, और जितना इंपोर्ट करते हैं बाहर से फिर उतनी पूंजी उस फसल में यहाँ पर इंटर करते हैं किसानों के अकाउंट में, सब्सिडी के रूप में, खाद के रूप में देंगे या कुछ और देंगे, मतलब कुछ भी करके वो किसान के इनडायरेक्ट खेत में चले जाए वो पैसा, ताकि ये जो प्रोडक्शन है वापस बढ़ जाए। तो सरकार वहां से इस प्रकार से मैनेज करती है, तो सरकार को पता चल जाता है कि ये इनबैलेंस हो चुका है, तो इनबैलेंस को सरकार वहां से मैनेज कर लेती है। समझे, डिमांड एंड सप्लाई वो कर्व, तो जो पूंजी घट गई थी उन किसानों के पास, तो उस पूंजी को वापस इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में इधर उधर डाल दिया जाता है। किसी भी देश में सोने की प्राइस वहाँ करने वाले, काम करने वालों की जो तनख्वाह बढ़ेगी, मिनिमम जो प्रतिशत में बढ़ती है लेबर तक, उस अनुपात में सोना इंक्रीज होगा। प्लस इसमें 1 1.5 2% का वेरिफिकेशन आएगा ब्लैक मनी, और जो ऊपर टैक्स चोरी करके कर रहे हैं वो, साथ में ही इसमें कंजूस लोग भी आ जाएंगे कि कंजूस लोग कितने प्रतिशत ग्रो कर रहे हैं। अगर वो खर्च नहीं कर रहे तो उनका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो वो जमीन खरीदेंगे या सोना खरीदेंगे। तो 2-3 फैक्टर काम करके 1-1.5% एक्स्ट्रा चलेगी इसकी ग्रोथ। जो आपकी मजदूरी होगी 12 हो सकती, 12.5 हो सकती, 13 हो सकती, 14 हो सकती है, 14% तक हो सकता है। अभी तक वेरिफिकेशन चल रहा है।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उन लोगों की, वहाँ के उस देश के लोगों की इकोनॉमिकली ढांचे पर, कि वो किस तरह से जीवन यापन और क्या करना चाहते हैं। किसी देश की जीडीपी एंड किसी की वेल्थ में अंतर होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक वर्ष में उत्पन्न किए गए उत्पाद। तो जैसे भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन माने, तो ये जब ग्रो होगी, मान लो कि 12 साल बाद 8 ट्रिलियन होता है या 10 ट्रिलियन होता है, तो आज जो सामान खरीद रहा है कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता, या मान लो कि आप मोहन प्रिया की खरीदने की क्षमता 2026 में, अगर एक बाइक खरीदने की क्षमता है साल भर काम करने के बाद, एक मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता है, तो आज से 2038 में क्षमता 2 मोटरसाइकिल खरीदने की हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 1995 में किसी की साल भर की इनकम से एक बाइक खरीदता था, तो आज वो मान लो कि 2 और 4 बाइक खरीद सकता है साल भर की इनकम और बचत में। तो ऐसे होती जीडीपी ग्रो, यानी एवरी ईयर ये बढ़ती जाती है। तो जो हमारे पूर्वज कम सामान खरीद पाते थे, तब जीडीपी कम थी, यानी कि प्रोडक्शन कम था, उत्पादन कम था, और अब उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, तो ये वर्ष बढ़ता जाएगा और देश उसको खरीदते जाएगी पब्लिक। जैसे टमाटर आज मान लो कि दिल्ली में या इंदौर में 10 गाड़ी बिक रही है, तो 12 साल बाद ये 20 गाड़ियां बिकने लग जाएगी। पपीता अगर 10 गाड़ी बिक रहा है तो 20 गाड़ी हो जाएगा, यानी 2038 में ये प्रोडक्शन पब्लिक को ज्यादा चाहिएगा हर चीज में, जब तक कि वे देश में सेचुरेशन नहीं हो जाए या वर्ल्ड लेवल पर सेचुरेशन ना आ जाए। तो ये जीडीपी तब तक बढ़ती रहेगी तब तक कि सेचुरेशन नहीं आ जाता सामान में, तब तक ये ग्रो होती रहेगी, तब तक ये परचेसिंग और इंसान की सामान खरीदने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो हर वर्ष किसान की प्रोग्रेस ही होना चाहिए, डी प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। डी प्रोग्रेस हो रही है तो वो घाटे में काम कर रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है वो।